गुड इवनिंग बच्चों। तो अब हम आ गए हैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर जेंडर, रिलीजन और कास्ट का। अभी 5 मिनट पहले जो है आपको क्या करवाया गया था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू। तो आप जो है क्या कीजिए, वीडियोस को सबसे पहले जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी क्या कर सके, एमसीक्यूज जो है ज्यादा से ज्यादा बनाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि सभी बच्चों का जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना परसेंटेज बहुत ज्यादा बना सके। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग जेंडर, रिलीजन, कास्ट। तो पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है जेंडर, रिलीजन, कास्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है जेंडर, रिलीजन, कास्ट में टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में क्या पढ़ेंगे, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स में क्या पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म एंड सेकुलर स्टेट। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये टॉपिक क्या करना है, जरूर क्लियर करके रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो यहां पर हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, तो सबसे पहले में लिखा हुआ है कि फेमिनिस्ट, अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स जो क्या चाहेंगे, चाहे वो मेल हो या तो फीमेल हो, जो ये चाहते हैं कि मेल और फीमेल के लिए इक्वल राइट्स हो, उनको हम लोग फेमिनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो फीमेल पर्सन से सिर्फ वही फेमिनिस्ट हो सकती है, मेल पर्सन भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं, बशर्ते उनका क्या थिंकिंग होना चाहिए कि उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। फिर क्या लिखा हुआ है कि द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76 एंड अमंग मेन। मतलब जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो सिर्फ 54% है, जबकि मेन का कितना है, 76% है। तो इससे हम लोग को क्या दिखता है कि यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेल पर्सन ज्यादा यहां पर लिटरेट है, लेकिन फीमेल पर्सन कम लिटरेट है, जिसकी वजह से पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि मेल पर्सन को जो वर्क करते थे वो उनका वेजेस, सैलरी ज्यादा होता था, लेकिन जो फीमेल पर्सन है उनका वेजेस और सैलरी कम होता था। फिर लिखा है मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न, ठीक है। यहां पर फीमेल फर्टिसाइड का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है। मतलब फर्टेस के अंदर ही अगर हम लोग चेक करा लेते हैं कि अगर फीमेल मतलब कि लड़की होने वाली है तो उसको उसी के अंदर मार दिया जाता है, इसी को बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। तो लिखा हुआ है कि बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में बहुत सारे पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि उनको सन होने चाहिए, ठीक है, मतलब बॉय होना चाहिए। और अगर उनको पता चल जाता है कि मदर के जो फॉइटस है उसके अंदर क्या है, गर्ल है, तो वो उसको उसी में मार देते थे। इसके वजह से भी क्या हुआ है कि फीमेल लिटरेसी रेट कम हो गया है और मेल लिटरेसी रेट बढ़ गया है। फिर लिखा है इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन लो, ठीक है, सही बात है। लिखा हुआ है कि जो लेजिस्लेचर है मतलब पार्लियामेंट है, उसमें वुमेन्स का जो है क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। 1/3 ही सीट सिर्फ रिजर्व है, 2/3 पे कौन है, मेल पर्सन। अब क्या लिखा हुआ है कि 1/3 सीट जो लोकल गवर्नमेंट है, बॉडीज है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, इन सब जगह पर वुमेन्स का सीट 1/3 रिजर्व कर दिया गया है। और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट। मतलब यहां पर क्या था कि सिर्फ 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व है, फीमेल पर्सन के लिए, लेकिन लोकल पंचायत या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज और म्युनिसिपैलिटी में, और उन सबका डिमांड क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में भी 1/3 सीट रिजर्व एकदम होने ही चाहिए। अभी भी जैसे लोकसभा राज्यसभा में फीमेल्स हैं, ठीक है, लेकिन 1/3 नहीं है, तो उनका डिमांड क्या है कि 1/3 होना ही चाहिए, ताकि अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें क्या हो सके, वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। उनको पार्शियलिटी, मतलब उनके साथ पार्शियलिटी ना हो, उनको आपस में ये ना एलिनेशन जैसा फीलिंग ना है कि यहां पर मेल पर्सन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है और फीमेल पर्सन को कम प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ठीक है। बोलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजियस डिफरेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कम्युनलिज्म और बड़ा प्रॉब्लम, सेकुलर स्टेट तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका सॉल्यूशन है।
तो रिलीजियस डिफरेंस में लिखा हुआ है कि मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी क्या बोले थे कि जो रिलीजन है उसको हम लोग पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वुमेन्स मूवमेंट हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन्स मूवमेंट करके ये बताया गया कि जो फैमिली लॉज बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, वो भी किसके साथ, वुमेन्स के साथ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रिलीजियस डिफरेंस का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ा, फीमेल पर्सन को। ठीक है। कम्युनलिज्म लिखा हुआ है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स बताया गया कि ऐसा कंडीशन है जिसमें जो प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस लाइंस इन अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, मतलब ये सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ही पार्शियलिटी करता है, रिलीजन के बेसिस पे ही सोसाइटी को डिवाइड करता है, तब हम लोग उसको कम्युनलिज्म बोलेंगे। और कम्युनलिज्म बाद में जाके क्या करता है, रिलीजियस डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब ये बाद में जाके रिलीजियस डिफरेंस ही क्रिएट करेगा। ठीक है। सेकुलर स्टेट लिखा हुआ है, इसीलिए इंडिया में इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन भैया है ही नहीं। ठीक है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में क्या था, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा। दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर ज्यादातर लोग जो है क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं, यहां पर सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। सारे धर्म के मतलब सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, अब चाहे वो क्या हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो, ठीक है, या तो वो क्रिश्चियन हो या पंजाबी हो, यहां तक कि अगर वो बुद्ध रिलीजन फॉलो करने वाले हैं, कोई बुद्धिस्ट पर्सन है, कोई जैनिज्म फॉलो करने वाला है, ठीक है, ये सारे रिलीजन के लोग यहां पर रह सकते हैं। इसीलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहां का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहां पर सारे लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर एक दूसरे रिलीजन में पैदा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन अगर हिंदू, ठीक है, हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ और वो चाहता है कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर चाहे कि क्रिश्चियन से वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, तब भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम लोग कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं। ये गवर्नमेंट हम लोग को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्या दिया है, राइट दिया है। ठीक है। कोई भी रिलीजन हम लोग अपना सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्या दिया है, राइट। ठीक है। इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, सेकुलर कंट्री। अब यहां पर सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन है क्या, तो पहले ही बताया कि जेंडर डिवीजन का मतलब जब किसी कंट्री में मेल और फीमेल के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट करने लगेंगे, पार्शियलिटी करने लगेंगे, उनको राइट्स ज्यादा देंगे मेल पर्सन को, फीमेल पर्सन को राइट्स कम देंगे, तो ये कहलाएगा जेंडर डिवीजन। तो लिखा हुआ है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें घर के अंदर का जो भी वर्क है वो कौन करेंगे, फीमेल पर्सन। ठीक है। ऑफ द फैमिली वाइल मेन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी, और मेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के बाहर जाके वर्क करेंगे ताकि वो मनी अर्न कर सके। दिस बिलीफ इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, मतलब ये बिलीफ कोई बायोलॉजिकल टर्म पे एक्सप्लेन नहीं है, बट ऑन सोशल एंड एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, मतलब ये इसका रीजन क्या है, सोसाइटी के लोग, एक्सपेक्टेशन मतलब लोग चाहते भी यही है। ठीक है। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मेल पर्सन ही बाहर जाके वर्क करे और फीमेल पर्सन घर का ही सारा वर्क संभाले। और स्टीरियोटाइप, जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, रूढ़िवादी सोच वाले जो लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि फीमेल पर्सन को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। अब इसी सबको देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लाया और यहां पर एजुकेशनल राइट सबको इक्वल दिया गया, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो। ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, अब पहले क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि किसी फैमिली में, ठीक है, किसी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स। फादर है, मदर है,
ठीक है, और 3 बच्चे हैं, एक मान लेते हैं सन है और 2 डॉटर है। तो यहां पर पहले के गार्जियंस करते क्या थे कि जो सन है उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाते थे, ठीक है, जो मेल चाइल्ड है मतलब जो बॉय चाइल्ड है उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाते थे। लेकिन जो डॉटर है उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के पास उन सबके पास अर्निंग मनी नहीं होता था, ऐसा वो बोलते थे। तो गवर्नमेंट क्या किया, मेल पर्सन के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट को भी इक्वल राइट्स देने के लिए यहां पर एजुकेशनल राइट्स लाया। कौन सा राइट्स लाया, एजुकेशनल राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, सबके पास एजुकेशन लेने का राइट है। और उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन। खाने पीने का भी वहां पर व्यवस्था अवेलेबल है, वहां पर मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील स्कीम के थ्रू उन सबको क्या मिलेगा, फूड भी मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि मेल और फीमेल कैंडिडेट के बीच का जो पार्शियलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो जाए। और अगर किसी फैमिली में सन है, डॉटर है और एक और डॉटर है, ठीक है, या मान लेते हैं तीनों डॉटर है, तो सबको पढ़ने का राइट मिल सके। तो ऐसा गवर्नमेंट राइट्स लाया ताकि सारा प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए और जेंडर डिवीजन धीरे धीरे खत्म हो और जेंडर के बेसिस पे किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में क्लासिफिकेशन ना किया जाए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। अब आया क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सोशल मूवमेंट्स दैट एम एट एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। मतलब एक ऐसा सोशल मूवमेंट, एक ऐसा सामाजिक मूवमेंट, ठीक है, एक ऐसा सामाजिक मूवमेंट जिसमें का एम क्या होगा, इक्वालिटी लाना, किसके किसके बीच में, चाहे वो मेन हो या तो वुमेन हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अभी बताए थे आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल पर्सन, जब दोनों ये लोग चाहेंगे, दोनों का ये मानना होगा कि मेल और फीमेल के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए हर फील्ड में, तब उसको हम लोग फेमिनिस्ट पर्सन बोलते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। और जब वही मेल और फीमेल कैंडिडेट मेल और फीमेल के इक्वल राइट्स के लिए कोई मूवमेंट करेंगे तो वो कहलाएंगे क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, जिससे गर्ल चाइल्ड को भी या गर्ल जो है या फीमेल पर्सन जो है उनको भी इक्वल राइट्स मिल सके, ठीक है। बोलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, वुमेन्स ऑपरेशन इन वेरियस वेज। यहां पर ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है, ठीक है। वुमेन्स को जो है कौन कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा ऑपरेस किया गया है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट लिखा है कि जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो 65.46% है एज कंपेयर टू 82.14% अमंग मेन। ये अभी का डेटा है, पहले का डेटा में क्या था, 76 था और 54 था। अब क्या हो गया है, जो डेटा आया है उसके लिटरेसी रेट के हिसाब से 65.46% ही इंडिया में क्या है, जो वुमेन है वो लिटरेट है और 82.14% जो मेल है वो लिटरेट है। तो अभी भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां पर रेशियो में 17% का एवरेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी अभी पूरी तरीके से इंडिया में इक्वालिटी नहीं आया है, पार्शियलिटी अभी भी है, गर्ल और बॉय में अभी भी हम लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो इसी को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो वुमेन्स ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, जॉब्स। अब जब यहां पर फीमेल पर्सन ज्यादा लिटरेट नहीं रहेंगे तो उनको जॉब्स तो मिलेगा नहीं, और जॉब्स मिलेगा भी तो उनको मेल पर्सन के कंपैरिजन में जो सैलरी या वेजेस मिलता है वो कम मिलता है, ठीक है। देयर इज वेरी लो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द हाई पेड एंड हाई वैल्यू जॉब्स। मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है जिसमें वुमेन पर्सन को ज्यादा सैलरी और ज्यादा वैल्यूएबल जॉब्स मिलता है। जस्ट अ फ्यू गर्ल्स आर इनकरेज टू टेक अप हायर एजुकेशन। मतलब कुछ ही ऐसी गर्ल्स हैं या फीमेल पर्सन है जो हायर एजुकेशन कंप्लीट करती हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके जॉब करती हैं। थर्ड वही वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट द इक्वल वेजेस एक्ट, मतलब सबके लिए इक्वल वेजेस एक्ट तो पास हुआ है, तब भी वुमेन जो हर एरिया में है उनको लेस पेड किया जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, मेन के। चाहे स्पोर्ट्स में हो, सिनेमा में हो, एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, हर फील्ड में आप देखेंगे जो फीमेल पर्सन है उनको कम पेमेंट किया जाता है और मेल पर्सन को ज्यादा किया जाता है। सेक्स रेशियो में लिखा हुआ है क्या, मोस्ट पेरेंट्स प्रीफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। मतलब ज्यादातर गार्जियंस क्या चाहते हैं कि उनको बॉय हो एज कंपेयर टू क्या, गर्ल। तो यहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फॉर्टिसाइड
आर कॉमन इन आवर कंट्री। मतलब जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, मतलब अगर फीमेल है तो उसको पहले ही मार दिया जाता है पैदा होने के पहले। दिस हैज बीन रिजल्टेड इन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, जिसकी वजह से क्या हो गया है, सेक्स रेशियो कम हो गया है। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर किसी एरिया में पर 1000 मेल को काउंट किया जाएगा तो उसी एरिया में फीमेल को भी काउंट किया जाएगा, तो कि उस एरिया में अगर 1000 मेल्स है तो उसके कंपैरिजन में फीमेल्स कितना है, इसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, बहुत कम। पांचवा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सोशल लेवल, सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन ठीक है, अब दिख रहा है यहां पर, तो क्या लिखा हुआ है, सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। मतलब सोसाइटी में कहीं पर भी, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जो फीमेल पर्सन है, जो वुमेन कैंडिडेट है, वो सेफ नहीं है। उनके साथ डाउरी हैरेसमेंट मतलब दहेज प्रथा, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रूटीन टेल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फीमेल कैंडिडेट किसी अर्बन एरिया में जॉब कर रही है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको जो है लेट नाइट शिफ्ट पे भी बुलाया जाता है, जिसमें वो वुमेन पर्सन को ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगी तो उनका जॉब चला जाएगा और ये उन सब के लिए सेफ नहीं है। तो ऐसे भी राइट्स लाने चाहिए कि अगर वुमेन कैंडिडेट वर्क कर रही है तो उनको डे वाले टाइम में ही वर्क दिया जाए, ना कि नाइट वाले टाइम में, ताकि उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग को बताते हैं कि इंडिया में वुमेन ऑप्रेस्ड कैसे हैं, कैसे उन सबको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज वेरी लो। मतलब पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल एरिया में देखेंगे तो वुमेन कैंडिडेट्स का परसेंटेज बहुत कम है। इट हैज नेवर क्रॉस्ड 5% इन एनी ऑफ द विधानसभा। मतलब स्टेट का जो सभा है, विधानसभा जो है, उसमें फीमेल कैंडिडेट 5% से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, मतलब 95% मेल्स हैं और सिर्फ 5% फीमेल्स हैं। एंड नेवर क्रॉस 12% इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में सिर्फ 12% फीमेल्स हैं। कितना, 12%। लेकिन अगर यही लोकल एरिया में हम लोग देखें तो क्या बताए थे, 1/3 मतलब लगभग 33.33% वुमेन्स को दिया गया है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, इन सब वाले एरियाज में। ठीक है, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 12%, विधानसभा में सिर्फ 5% दिया गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट ये तो बता रहा है कि हम क्या करेंगे, वुमेन के साथ इक्वालिटी लाएंगे। ठीक है, वुमेन के लिए इक्वालिटी लाएंगे, उनको पार्शियलिटी से बचाएंगे, उनको इक्वल राइट्स देंगे, लेकिन वो खुद अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में 5% और 12% का ही रेशियो उन सबको दे रहा है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वुमेन को यहां पर पार्शियलिटी तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इक्वल राइट्स दिया होता तो परसेंटेज ज्यादा होता। ठीक है, 50-50 हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 33 और 66.66 भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे कम से कम ये तो रहेगा कि 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो जब 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा तो उस कंडीशन में वो लोग अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वुमेन आगे आके अपने वुमेन कैंडिडेट से बोल सकेंगे कि हमको इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें वुमेन जाके मेल कैंडिडेट से अपना प्रॉब्लम शेयर तो कर नहीं पाती है, तो इसके वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा। कहां पर, पॉलिटिकल एरियाज में। क्योंकि पॉलिटिकल एरियाज में अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ गया तो हर फील्ड में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी मिलेगा और डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वुमेन किसी भी कंट्री में अपने आप को सेफ फील करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इक्वल राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलीजन डिफरेंस इन पॉलिटिक्स। ये पहले अभी आपको ओवरव्यू में बताए थे कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक आ गए यहां पर। ठीक है, रिलीजन डिफरेंस इन पॉलिटिक्स। तो लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज एलिग दैट पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी सफर अ लॉट व्हेनेवर देयर इज कम्युनल वायलेंस। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अब जैसे हम लोग देखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, इंडिया में जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NHRC जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NHRC। फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल ह्यूमन
राइट्स कमीशन कब पास हुआ था? 1993 में। ठीक है, 1993 में एनएचआरसी स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी ह्यूमंस है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, किसी भी जेंडर के हो, ट्रांसजेंडर का भी बात हो रहा है, तो अगर उनके खिलाफ या उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो एनएचआरसी उन सबका हेल्प करेगा ताकि उनके साथ वो एक्सप्लॉयटेशन दोबारा ना हो। ठीक है, और अपने एरियाज में बाकी जितना भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो एनएचआरसी उन सबको भी दूर करेगा। अब यहां पर क्या बता रहा है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यहां पर क्या किए हैं, जितने भी लोग हैं जो माइनॉरिटी है, मतलब जिनका क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो उनका जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा सफर करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है और उनको कम्युनल वायलेंस भी फेस करना पड़ता है। कम्युनल वायलेंस क्यों फेस करना पड़ेगा? क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत कम है इंडिया में, वो तो माइनर है ना। माइनर जब रहेंगे तो उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम फेस करना होगा। जैसे श्रीलंका में देखेंगे, आप पावर शेयरिंग पढ़े होंगे, तो श्रीलंका में क्या था कि जो सिन्हाला थे उनके बोलने वाले, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन बहुत ज्यादा थे और तमिल बोलने वाले पर्सन सिर्फ 18% थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, तमिल बोलने वाले पर्सन के साथ वहां पर क्या हुआ, वायलेंस हुआ, तो उसके खिलाफ वो लोग सिविल वॉर छेड़ दिए। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में सिविल वॉर तो नहीं चल रहा है लेकिन कम्युनल वायलेंस है। ठीक है, कम्युनल वायलेंस है, वुमेन्स के साथ ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इन सब कंडीशंस को दूर करने का भी आपको तरीका बताएं क्या, पॉलिटिकल सिस्टम में उन सबको राइट्स देने पड़ेंगे। इक्वल नहीं दे सकते तो कम से कम 1/3 दे। ठीक है, कम से कम 1/3 दे ताकि वुमेन्स कैंडिडेट भी इंडिया में अपने आप को सेफ, फ्री और इक्वल फील कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, शॉर्ट डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, मतलब जब भी किसी एरिया में किसी माइनर पर्सन के साथ कोई भी वायलेंस होगा तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म बोलेंगे। मतलब जिनका कम्युनिटी बहुत छोटा है और उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनको नॉन इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ पार्शियलिटी किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनलिज्म। क्या बोलेंगे, कम्युनलिज्म। अब पॉलिटिक्स में कैसे कम्युनल या कम्युनलिज्म है, ठीक है, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स, तो लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम इन द सोसाइटी बिगिंस व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट द अदर्स। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब सोसाइटी के एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने लगते हैं। ठीक है, उनके कल्चरल एक्टिविटीज को वो लोग नहीं मानते हैं, उनको मतलब कि सेलिब्रेट करने नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में जो माइनर रिलीजन वाले हैं तो उनको क्या समझ में आएगा कि हमारे साथ इस कंट्री में पार्शियलिटी हो रहा है। तो इस कंडीशन में वो क्या समझेंगे कि वो सामने वाला जो रिलीजन जो मेजर क्वांटिटी में है, मेजोरिटी में है, वो माइनर रिलीजन वाले का ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पिट कर रहा है उन सबके साथ। फिर लिखा है द प्रॉब्लम बिकम सीरियस व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप इज फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अदर रिलीजन्स। मतलब ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो एक रिलीजियस ग्रुप का वो ओपोजिशन वाले के लिए बहुत कम है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ जो मेजर क्वांटिटी में, जो मेजोरिटी में है, वो सिर्फ अपने लिए अच्छे राइट्स चाहते हैं, अच्छे रिसोर्सेज का यूज चाहते हैं और सोसाइटी में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो कम क्वांटिटी में है, जो माइनर पर्सन है, उनको वो चाहते हैं कि वो लोग हमेशा उनके कंट्रोल में रहें, उनको इक्वल राइट्स ना दिया जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स तो हो ही रहा है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम बिकम वेरी एक्यूट when the government uses its power to fulfill the demands of only one religious group। मतलब जो प्रॉब्लम है बहुत छोटा है। ठीक है, when the government uses its power, जब गवर्नमेंट अपना पावर यूज करेगा क्या करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप का डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर वही इक्वालिटी लेते आए कि सारे रिलीजियस ग्रुप यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, तो जब सारे रिलीजियस ग्रुप को यहाँ पर इक्वल राइट्स मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से उन सबको इक्वल पावर मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही नहीं तरीका है कि सबको इक्वालिटी दे दिया जाए। तो जब सबको इक्वालिटी दे दिया जाएगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, चाहे वो रिलीजियस डिफरेंस का हो, चाहे कम्युनलिज्म का हो। दिस काइंड ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। और ऐसे ही पॉलिटिक्स को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और बाकी दूसरे रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसी को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है, द थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स का क्या थ्योरी है,
तो लिखा हुआ है कि रिलीजन इज द मेन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब किसी भी इंडिया में जो सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ है वो रिलीजन बेसिस पे हुआ है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट का डिवीजन हुआ है वो कौन से बेसिस पे हुआ है? स्टेट का जो डिवीजन है वो कौन से बेसिस पे है? तो स्टेट का डिवीजन किस बेसिस पे है? लैंग्वेज बेसिस पे। लेकिन सोसाइटी फॉर्मेशन कौन से बेसिस पे है? रिलीजन बेसिस पे, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए पहला। सेकंड लिखा है कि द फॉलोअर्स ऑफ ए रिलीजन मस्ट फॉर्म वन कम्युनिटी। मतलब एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं, वो मान लीजिए सही बात है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा रिलीजन जो माइनर है, जो कम क्वांटिटी में है, उनको भी अपने लिए कम्युनिटी बनाना चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो माइनर कम्युनिटी वाले हैं उनको ही अपने कंट्री में एलिनेशन जैसा फील ना हो। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, और उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब जैसे एक कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये कम्युनिटी ए है, तो कम्युनिटी मतलब ये क्या हो गया? ग्रुप, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप ऐसा एक ग्रुप बनाइएगा जहां पर आपका थिंकिंग लेवल सेम हो, ठीक है। तो ये तो सही लिखा हुआ है कि फंडामेंटल इंटरेस्ट जब सेम होता है तब एक कम्युनिटी बन जाता है। तो जब ऐसा कम्युनिटी बनेगा तो यहां पर रिलीजन कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। जब फंडामेंटल इंटरेस्ट के बेसिस पे कम्युनिटी बनेगा तो वहां पर रिलीजन कोई मायने नहीं रखेगा। वहां पर रिलीजन, कलर, कास्ट, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन सबका मेंटल स्टेट एक है, वो लोग एक जैसा सोचते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि जाति धर्म के नाम पे वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तब ये बात सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था द थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स। एक टॉपिक और देख लेते हैं। एक टॉपिक और पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाई इज द थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स रॉन्ग। मतलब जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका थ्योरी रॉन्ग क्यों है? अभी बताए थे आपको हम कि पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब सेम थिंकिंग लेवल वाले अगर कम्युनिटी बना लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ अलग अलग लोग भी आ जाएंगे जिनका कुछ पॉइंट्स बाकी लोगों के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स बाकी लोगों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेम रिलीजन वाले लोग रहेंगे, ग्रुप में तो रहेंगे, लेकिन उनके हर एस्पेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट के सेम नहीं रहेंगे, वो किसी ना किसी पॉइंट पर डिफर कर जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कम्युनिटी ए है, ठीक है, उसमें 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग से उसमें से 90 लोग ये चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए। 10 ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं नहीं, मेल पर्सन को जो है ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए, फीमेल पर्सन को कम मिलने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये 10 लोग का जो थिंकिंग है और ये 90 लोगों का जो थिंकिंग वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना। ये लोग बोलेंगे क्या कि नहीं सबको इक्वल राइट्स चाहिए, ये लोग बोलेंगे नहीं सबको इक्वल राइट्स नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होगा और वो कम्युनिटी डिवाइड हो जाएगा। तो जब कम्युनिटी डिवाइड हो सकता है, जिनका थिंकिंग लेवल कुछ पॉइंट तक सेम था, तो सोसाइटी डिवीजन तो बहुत नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब हर पर्सन का एक अलग अलग आइडेंटिटी है हर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। घर में एक अलग आइडेंटिटी है, जहां पर वो वर्क कर रहे हैं उनका अलग आइडेंटिटी है, सोसाइटी में अलग आइडेंटिटी है। तो हर पर्सन एक अलग आइडेंटिटी के साथ सर्वाइव करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पे रह रहा है, ठीक है। तो ये जेंडर रिलीजन कास्ट का टॉपिक 1 का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 2 अभी से 5 मिनट के बाद। तब तक आप लोग जितने लोग इस वीडियोस को देखे हैं फिर से देखिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब से आते हैं हम लोग 5 मिनट के बाद नेक्स्ट वीडियो में, जो जेंडर रिलीजन और कास्ट का लास्ट वीडियो होगा।